अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम आप याद करें, हम लोगों ने अपने ऑनलाइन क्लास में चैप्टर नंबर 1 जो स्टार्ट किया हुआ है उसमें क्या कुछ स्टडी कर लिया था। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 यानी दी स्कोप ऑफ फिज़िक्स में लेक्चर नंबर 8 स्टडी करेंगे। और ये जो लेक्चर होगा, ये लेक्चर वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां हमने लास्ट टाइम यानी लेक्चर नंबर 7 ड्रॉप किया था। तो ज़रा याद करें कि लेक्चर नंबर 7 में हम लोग क्या कुछ स्टडी कर चुके हैं। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 में ब्रांच ऑफ फिज़िक्स में से कुछ ब्रांचेस स्टडी की थी। आज हम मज़ीद कुछ ब्रांच फिज़िक्स की स्टडी करेंगे। आज जो पहली ब्रांच आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पर, वह है प्लाज्मा फिज़िक्स। अब ये प्लाज्मा फिज़िक्स क्या होती है, तो याद कीजिए जब हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था साइंस के हवाले से, और इसके साथ साथ फिर हम लोगों ने मैटर के हवाले से कुछ बात की थी, कुछ बात एनर्जी के हवाले से की थी, और फिर मैटर और एनर्जी का जो इंटरेक्शन होता है जिसको हम फिज़िक्स कहते हैं, जब हम डे 1 में बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन के लिहाज से, तो वहाँ पर हमने प्लाज्मा का भी जिक्र किया था। और वहाँ मैंने आपको कहा था कि ये बेसिकली फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर है। मैटर की जो 3 फंडामेंटल स्टेट्स पे से हमने डिस्कशन किया था, वो क्या कौन कौन सी थी? एक सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ तक तो हमने बात कर ली थी। प्लाज्मा के लिहाज से मैंने कहा था कि आगे चलकर हम ब्रांच में इसको तफसील से डिस्कस करेंगे, और ये बुनियादी तौर पर मैटर की फोर्थ स्टेट है। इसके साथ साथ एक और स्टेट का भी मैंने जिक्र किया था, आपको याद होगा, वहाँ पर उस लेक्चर को आप देखिएगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मेथड। लेकिन चूंकि इस ब्रांच में प्लाज्मा का ही हमें जिक्र करना है, लिहाजा प्लाज्मा फिज़िक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्लाज्मा से क्या मुराद होती है और प्लाज्मा फिज़िक्स को हम कहाँ कहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ देखें आप, नज़र आ रही है जो डेफिनेशन प्लाज्मा फिज़िक्स की, वो क्या है? प्लाज्मा फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ अ स्टेट ऑफ मैटर comprising charged particles. Plasmas are usually created by heating a gas until the electrons become detached from their parent atom or molecule. प्लाज्मा फिजिक्स बेसिकली मैटर की एक स्टेट है, ये तो हम बात कर ही चुके हैं। अब मैटर के अंदर आप जानते हैं फंडामेंटली दो तरह के चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं। और वो चार्ज पार्टिकल्स कौन कौन से मौजूद हैं? एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स या पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन, और दूसरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन। दो चार्ज पार्टिकल्स मैटर के अंदर मौजूद हैं। जब आप किसी भी मैटर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली एक वक्त ऐसा आता है कि उस मैटर की स्टेट तब्दील हो रही होती है। मिसाल के तौर पर आप बर्फ़ को रेफ्रिजरेटर से निकालिए और रूम में रख दीजिए, तो बर्फ़ का टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब बर्फ़ एनर्जी अब्सॉर्ब करेगी। तो कुछ वक्त ऐसा आएगा कि बर्फ़ अपनी स्टेट तब्दील करेगी और फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पानी में। तो बर्फ़ कौन सी स्टेट है? सॉलिड स्टेट। और पानी कौन सी स्टेट है? लिक्विड स्टेट। लिक्विड यानी पानी को जब आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करें, यानी उसको गर्म करना शुरू कर दें, चूल्हे पर रख दें किसी बर्तन में डालकर, और अब उसको गर्म करें, तो पानी गर्म होना शुरू होगा। जब मुकम्मल तौर पर पानी बॉयल हो चुका होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसके बाद पानी अपनी स्टेट तब्दील करेगा, और वो कौन सी स्टेट बन जाएगी? गैसियस स्टेट, स्टीम की सूरत में आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से जब आप गैस को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो गैस भी तो अपनी स्टेट तब्दील करेगी। तो गैस की जो पार्टिकल्स हैं, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपने पेरेंट एटम या मॉलिक्यूल से डिटैच होना शुरू हो जाएंगे। तो उस सूरत में जो गैस है वो कौन सी शक्ल इख्तियार कर लेगी? उसी को हम कहते हैं प्लाज्मा। यानी प्लाज्मा का मतलब हो गया हाईली आयोनाइज्ड पार्टिकल की फिजिक्स। ठीक है ना? जब आप किसी भी मैटर को, जब आप किसी भी सब्सटेंस को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो सब्सटेंस, वो मैटर क्या कर रहा होता है? अपनी स्टेट को तब्दील कर रहा होता है। जैसे मैंने मिसाल दी बर्फ़ की, बर्फ़ सॉलिड स्टेट है, उसका टेम्परेचर बढ़ा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, मतलब पानी बन गया। और जब पानी को आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड की, तो पानी स्टीम बनकर वेपोराइज होकर उड़ना शुरू हो गया, गैस स्टेट में आ गया। अब अगर गैस को भी मज़ीद हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दें, तो क्या होगा? डेफिनेटली गैस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आयोनाइज्ड होना शुरू हो जाएंगे, मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम या मॉलिक्यूल से डिटैच होना शुरू हो जाएंगे, अलग होना शुरू हो जाएंगे। और फिर एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा कि ऐसी बाउंड्री बन जाएगी जिसके अंदर दो तरह के पार्टिकल्स अगेन मौजूद होंगे, वो गैसियस पार्टिकल्स की बाउंड्री कहलाएगी। उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद होंगे जिनको हम चार्ट की सूरत में स्टडी कर रहे होते हैं? वो होंगे अगेन दो तरह के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन ये सारे के सारे पार्टिकल्स किस बाउंड्री के सिस्टम के अंदर मौजूद होंगे? गैसियस सिस्टम के अंदर मौजूद होंगे। तो अब आप इसको क्या कहेंगे? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जो क्या कहलाएगी? प्लाज्मा।
तो प्लाज्मा जो है वो बेसिकली नेचुरली अकर करती है स्टार्स में और स्पेस में। हम अपनी रियल लाइफ में प्लाज्मा को उस तरह से डिस्कस नहीं कर रहे होते जिस तरह से हम आमतौर पर सॉलिड, लिक्विड या गैस को डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन नेचुरली हम जो कि हाईली एनर्जाइज पार्टिकल को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं विद इन द मैटर या विद इन द स्टेट। यही वजह है कि इसको हम आमतौर पर स्टार्स या ऐसे सिस्टम में स्टडी कर रहे होते हैं जहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा हाईली आयोनाइज्ड एनर्जी मौजूद है और उसका ताल्लुक ज़्यादातर स्पेस से है। अब यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिखाई गई है, इस डायग्राम के अंदर 4th स्टेट ऑफ मैटर के मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दिखाई गई हैं, जिनमें से कुछ को तो आप जानते ही हैं। जब बादल आपस में टकराते हैं तो टकराने की सूरत में आपको स्पार्क नज़र आ रहा होता है और साउंड भी आप तक पहुँच रही होती है। जो स्पार्क आपको नज़र आ रहा होता है लाइटनिंग फ्लैश की सूरत में, वो बेसिकली क्या है, 4th स्टेट ऑफ द मैटर यानी प्लाज्मा की ही एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ इस डायग्राम में देखें आपको जो मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें एक लाइटनिंग भी नज़र आ रही है। तो यहाँ लाइटनिंग को हम डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरीके से नेबुला हो गया, तो फिर हमने बात की स्टार, और इसी तरह सूरज में जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, ख़ासतौर पर न्यूक्लियर रिएक्शन यानी कि फ्यूजन। तो फ्यूजन के दौरान जो कुछ हो रहा होता है वहाँ पर भी प्लाज्मा का ही किरदार होता है। तो टेम्परेचर जो है मुख्तलिफ मटेरियल का आपको नज़र आ रहा है, 10⁻² केल्विन की केल्विन में टेम्परेचर आपको दिखाया गया है, यानी कितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक्स एक्सिस पर यहाँ पर डेंसिटी दिखाई गई है मुख्तलिफ मटेरियल या मुख्तलिफ पार्टिकल की। तो जब प्लाज्मा फिजिक्स बनती है तो डेफिनेटली वहाँ पर हाईली आयोनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ किसी सिस्टम या बाउंड्री में इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। तो उनकी जो डेंसिटी होती है और वो डेंसिटी के लिहाज से जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वो यहाँ पर इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। हम प्लाज्मा फिजिक्स को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो एक और डेफिनेशन आपको लिखी हुई नजर आ रही है कि प्लाज्मा फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मीडियम। इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मीडियम का क्या मतलब हो गया, ऐसा मीडियम जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज का कंडक्शन हो रहा होता है, जैसे कि हमने बात की पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यानी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या फिर कोई नेगेटिव रेडिकल भी हो सकता है, पॉजिटिव रेडिकल भी हो सकता है, in which they are roughly equal numbers of positively and negatively charged particles। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हो और दोनों की तादाद जो है बराबर हो, यानी इलेक्ट्रिकली ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा, न्यूट्रल भी कहलाएगा। और ये आमतौर पर कब होगा, जब गैस को आप आयोनाइज कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देखें उसी लिहाज से बात हो रही है, और इसको जैसे कि मैंने कहा कि 4th स्टेट ऑफ द मैटर भी कहा जाता है। तो वही बात आपको यहाँ पर लिखी हुई नजर आ रही है और ये आपको याद रखना है क्योंकि MCQs में भी इसको पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है कि प्लाज्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। 4th स्टेट ऑफ मैटर, लाइटनिंग फ्लैश या फिर हाईली आयोनाइज्ड पार्टिकल्स जो किसी सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल की सूरत में, उसकी फिजिक्स को आप क्या कह देंगे, प्लाज्मा। ये जो प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं जिनको हम आमतौर पर यूज़ कर रहे होते हैं, ये भी बेसिकली प्लाज्मेटिक फॉर्म ही होती है जिसको हम प्लाज्मा फिजिक्स कह सकते हैं। आगे चलते हैं तो जो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में से अब नेक्स्ट ब्रांच हमें स्टडी करनी है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स क्या होती है, पार्टिकल फिजिक्स को देखते हैं। इससे पहले आप जानते हैं कि मैटर के अंदर फंडामेंटली कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये जो तीन तरह के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सूरत में, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव रेडिकल होता है, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने उसके हवाले से बात की। प्रोटॉन पर पॉजिटिव रेडिकल होता है और न्यूट्रॉन पर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। तो फंडामेंटली किसी भी मैटर के अंदर तीन पार्टिकल्स तो मौजूद होते हैं, लेकिन अभी जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं ये पार्टिकल्स खुद किसी सब एटॉमिक पार्टिकल या सब फंडामेंटल पार्टिकल से ही मिलकर बने हुए होते हैं। तो उन पार्टिकल की फिजिक्स को आप कहते हैं हाई एनर्जी फिजिक्स यानी कि पार्टिकल फिजिक्स। तो यहाँ देखिए जो डेफिनेशन आपको लिखी हुई नजर आ रही है वो क्या है, वो डेफिनेशन कुछ ये कि पार्टिकल फिजिक्स, जिसको आप हाई एनर्जी फिजिक्स भी कहते हैं, इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द नेचर ऑफ पार्टिकल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट्स मैटर एंड रेडिएशन। मैटर के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स भी खुद छोटे छोटे पार्टिकल्स का हिस्सा होते हैं, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। उन पार्टिकल्स को स्टडी करना, फिर अगर किसी मैटर के अंदर से रेडिएशन खारिज हो रही होती है तो रेडिएशन खारिज होने की सूरत में जो पार्टिकल्स में चेंज आ रहा होता है उनके कैरेक्टर्स के लिहाज से, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से, ये भी हम डिस्कस करते हैं पार्टिकल फिजिक्स में ही।
यहाँ पार्टिकल फिजिक्स की डिस्कस करने के लिए जो चीज़ दिखाई गई है, देखिए यहाँ पर मैटर आपको दिखाया गया है। मैटर ज़ाहिर है मॉलिक्यूल या एटम से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पर एटम का स्ट्रक्चर दिखा दिया गया है। बुनियादी स्ट्रक्चर जो होता है वो मैटर का क्या होता है, उसमें बुनियादी तौर पर दो चीज़ें होती हैं। आप जानते हैं, एक होता है सेंट्रल रीजन जिसको आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, और उसके साइड में होते हैं एनर्जी लेवल्स जिनको आप कहते हैं ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स में कौन मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर फंडामेंटली क्या क्या मौजूद है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं। लेकिन अब वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी तो किससे मिलकर बने हुए हैं ना, तो वो जो पार्टिकल्स यहाँ पर हम स्टडी कर रहे होते हैं उनके मजीद नाम आ गए, यानी कि फर्मियोन्स, लेप्टॉन्स, क्वार्क्स, बोसॉन्स, ग्लियॉन्स, म्यून्स और दीगर पार्टिकल्स होते हैं। अब ये जो फर्मियोन्स और लेप्टॉन्स या क्वार्क्स होते हैं इनके मजीद कुछ फ्लेवर्स होते हैं। अगले डायग्राम में आपको और फ्लेवर्स के बारे में भी बताया जाएगा। तो पार्टिकल फिजिक्स या हाई एनर्जी फिजिक्स जो है उसकी देखिए तो यहाँ पर एक डेफिनेशन और लिखी हुई नजर आ रही है कि ये बेसिकली स्टडी है फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। एक तो हो गए सब एटॉमिक पार्टिकल्स में मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जो मजीद मैटर और एंटी मैटर का इंटरेक्शन होता है और फिर कैरियर पार्टिकल्स होते हैं फंडामेंटल इंटरेक्शन के लिहाज से, जिनको आप क्लासिकल फिजिक्स के लिहाज से, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिहाज से और फिर इसी तरीके से क्वांटम फिजिक्स में स्टडी कर रहे होते हैं, यानी जो क्वांटम फील्ड थ्योरी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। क्वांटम फील्ड थ्योरी का मतलब याद रखिएगा, मैंने आपको बताया है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स यानी आमतौर पर इसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कह रहे होते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। इसी तरीके से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और आखिर में फिर क्वांटम फिजिक्स। जब हम इन तीनों का इंटरेक्शन स्टडी कर रहे होते हैं, इन तीनों का आपस में एक दूसरे साथ बिहेवियर या कैरेक्टर के लिहाज से लिंक स्टडी कर रहे होते हैं, तो मैटर और एंटी मैटर का इंटरेक्शन बन जाता है। अब मैटर और एंटी मैटर का जो इंटरेक्शन बनता है वही बेसिकली क्या कहलाता है, पार्टिकल फिजिक्स। मैटर तो आप जानते ही हैं, ये एंटी मैटर बेसिकली क्या होता है, जो एंटी मैटर्स होते हैं वो मैटर के ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू मास, विद रिस्पेक्ट टू चार्ज एंड विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मोमेंट। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। तो इनके जो अपोजिट पार्टिकल्स होंगे उनसे जो मैटर बनेगा उसको कहा जाएगा एंटी मैटर। लेकिन जब हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज तो होता ही नहीं है, बट न्यूट्रॉन का मास और न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट जरूर होता है। तो न्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट और न्यूट्रॉन के मास को अगर मद्देनजर रखें तो उससे भी एंटी मैटर बनेगा। तो अब मैटर और एंटी मैटर का जो इंटरेक्शन होता है विद रिस्पेक्ट टू क्लासिकल फिजिक्स, विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड विद रिस्पेक्ट टू क्वांटम मैकेनिक्स, ये सारी की सारी चीजें क्या बन जाती हैं, क्वांटम फील्ड थ्योरी बन जाती हैं। तो हाई एनर्जी फिजिक्स या पार्टिकल फिजिक्स में हम बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मैटर या एंटी मैटर्स का क्वांटम फील्ड थ्योरी के साथ इंटरेक्शन स्टडी कर रहे होते हैं। अब थोड़ी देर पहले जो मैं बात कर रहा था पार्टिकल फिजिक्स में मुख्तलिफ लेप्टॉन्स या फर्मियोन्स या क्वार्क और इनके फ्लेवर्स की, उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ देखें, अब ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इस डायग्राम के अंदर आपको मुख्तलिफ पार्टिकल्स के नाम और उनके फ्लेवर्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ अगर आप पहला वाला हिस्सा देखें जो पिंक कलर से आपको नज़र आ रहा है, तो इस हिस्से में क्वार्क्स के बारे में बताया गया है। और क्वार्क्स के याद रखिएगा 6 फ्लेवर्स होते हैं। ये 6 फ्लेवर्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है अप, दूसरा डाउन, फिर एक होता है चार्म, उसके अपोजिट स्ट्रेंज, और फिर एक होता है टॉप, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बॉटम। यानी 6 फ्लेवर्स जो आपको यहाँ पर लिखे हुए नजर आ रहे हैं उसमें से अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम, ये क्वार्क के 6 फ्लेवर्स हैं जो पिंक कलर में नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से ग्रीन कलर में आप देखिए तो यहाँ पर आपको लेप्टॉन्स नजर आ रहे हैं। लेप्टॉन्स, ये जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली लेप्टॉनिक पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट की बुनियाद पर ज़ाहिर न्यूट्रिनोज बनेंगे, तो ये हो गए इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रिनो। फिर इसी तरीके से म्यू ऑन है, ये हो गया नीचे म्यू न्यूट्रिनो। इसी तरीके से टॉ है तो नीचे आ गया टॉ न्यूट्रिनो। ग्रीन कलर में ये आपको इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। फिर कुछ आपको यहाँ पर पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, ग्लूऑन, फोटॉन जो कि गैमा पार्टिकल, फिर बॉसॉन, जेड बॉसॉन, डब्ल्यू बॉसॉन अलग अलग, और एक हिग्स बॉसॉन। आप जानते हैं कि कुछ अरसा पहले यानी 10-11 साल पहले 2010 और 2011 में सर्न में
कायनात जो वजूद में आई थी, बिग बैंग थ्योरी हुई थी, उस बिग बैंग के सूरत में क्या हुआ था, तो उसके हवाले से ही बात की गई थी। तो वहाँ पर एक पार्टिकल जिसको न्यूट्रिनो कहा गया था, उसके बारे में साइंसदानों ने ये ऑब्जर्व किया था कि उसकी जो स्पीड होती है वो फोटोन की स्पीड से ज़्यादा होती है, यानी कि वो लाइट की रफ्तार से भी ज़्यादा रफ्तार से मूव कर सकता है। और वहीं पर ही हिग्स बोसॉन का भी कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ था। तो यहाँ पर कुछ ऐसे पार्टिकल्स दिखाए गए हैं जब मैटर एंटी मैटर क्वांटम फील्ड थ्योरी के इंटरेक्शन के हवाले से डिस्क्राइब किए आते हैं। और क्वांटम फील्ड थ्योरी की जब हम बात करेंगे तो आप याद रखिएगा क्लासिकल थ्योरी, यानी जिसका ताल्लुक ज़्यादातर न्यूटोनियन मैकेनिक्स से है, उसके बाद फिर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और फिर फाइनली क्वांटम मैकेनिक्स, यानी कि वो पार्टिकल्स जो बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ह्यूज स्पीड के साथ, ह्यूज एनर्जी के साथ, जो कि लाइट की एनर्जी यानी फोटोन की एनर्जी या फोटोन की रफ्तार होती है उससे मूव करते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स को हम डिस्कस करते हैं पार्टिकल फिजिक्स में। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम जो डिफरेंट ब्रांचेस है उसको ख़त्म कर रहे हैं। हमने यहाँ पर सारी की सारी फिजिक्स की ब्रांचेस के हवाले से कंसंट्रेट नहीं किया है, जो आजकल कॉमन रिसर्च का पार्ट है पूरी की पूरी दुनिया में, हमने उन ब्रांचेस को कंसिडर किया है। इन ब्रांचेस को आप बार बार स्टडी करें, बार बार इस लेक्चर को देखें और मुख्तलिफ मटेरियल इन ब्रांचेस के हवाले से स्टडी करें। मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाएँ, मुख्तलिफ गाइड्स, नोट्स या रेफरेंस बुक्स वगैरह से आप रहनुमाई ले सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो बिला झिझक फिर आप वो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। यहाँ ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बाद अब हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे अपने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का। वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है आपके लिए, वो इससे पहले आपने स्टडी नहीं किया है, लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ नेक्स्ट लेक्चर को कंसंट्रेशन के साथ आपने सुनना है, और वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज और सेक्शन बी दोनों ही लिहाज से उसके बारे में क्वेश्चन पूछाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायमेंशंस। डायमेंशन से क्या मुराद होती है, इसको समझने के लिए ज़रा फिजिक्स में मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ पर गौर करें। आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ख़ास तौर पर मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, जिनका ताल्लुक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ से भी होता है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ से भी होता है। अब ज़रा रिकॉल करें, मैट्रिक में आप फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़कर आए हैं और उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की तादाद कितनी होती थी, 7। या आप याद करें कि मैट्रिक लेवल पर आप 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़कर आए हैं। उन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिकॉल करें, कौन कौन सी होती थी। कॉमन जो फिजिकल क्वांटिटीज़ आपने पढ़ी हैं, मास, लेंथ, टाइम, फिर इसी तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसी तरीके से टेम्परेचर, ठीक है ना। तो मास, लेंथ, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। यहाँ फर्स्ट ईयर के कोर्स में हम इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में से 3 का जिक्र लाजमी करेंगे डायमेंशन के हवाले से जब बात करेंगे। उनमें से एक है मास, दूसरा है लेंथ और तीसरा है टाइम। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ में से इन 3 को ख़ास तौर पर आपने ध्यान में रखना है जब आप फर्स्ट ईयर लेवल पर डायमेंशन मालूम करेंगे। वैसे डायमेंशन मालूम करने के लिए 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल होता है और 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ मुख्तलिफ जगहों पर यूज़ हो रही होती हैं, लेकिन इस लेवल पर यानी फर्स्ट ईयर लेवल पर हम अपनी स्टडी को 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ तक महदूद रखेंगे। और वो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी बताई हैं मैंने आपको, मास, लेंथ और टाइम। डायमेंशन होती कि आप डायमेंशन के लिहाज से बात करते हैं, आप मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की नेचर को मालूम करना चाहते हैं, आप मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में ये जानना चाहते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ शामिल हैं, आप मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में ये जानना चाहते हैं कि किस कंडीशन में आप उनको अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पर यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पर उनका यूज़ करना मुनासिब नहीं रहेगा। आप अगर ये जानना चाहते हैं कि किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की जगह पर रिप्लेसमेंट में किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी यूज़ करनी हो तो वो किस क्राइटेरिया के मुताबिक यूज़ की जाएगी, तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट बेस करता है डायमेंशन पर। यानी मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को मालूम करना, मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में ये जानना कि उसके अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी शामिल है, मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में ये जानना कि उसको कहाँ कहाँ पर किस किस अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है और किस जगह पर इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है, या मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ बनाना। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, डायमेंशन।
अब हम ज़रा जो डेफिनेशन डिस्कस किए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले डेफिनेशन जो लिखी हुई नज़र आ रही है वो बेसिकली नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के लिहाज से ही है। तो ज़रा डेफिनेशन पढ़िए। द कॉन्सेप्ट विच इज यूज टू डिटरमिन द नेचर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को डिटरमिन करना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को मालूम करना, ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? डायमेंशन। नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को डिटरमिन करने का क्या मतलब है ये हम थोड़ी देर में समझेंगे। एक और डेफिनेशन जो आपको यहां पर लिखी हुई नजर आ रही है वो क्या है? द कॉन्सेप्ट विच इज यूज टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के तौर पर अगर आप एक्सप्रेस करना चाहें तो ये कॉन्सेप्ट भी क्या बन जाता है? डायमेंशन। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट ईयर लेवल पर हम सिर्फ और सिर्फ 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के लिहाज से ही बात कर रहे होंगे, मास, लेंथ और टाइम। तो इसीलिए ब्रैकेट में आप देखें लेंथ, मास और टाइम यहां पर लिखा हुआ नजर भी आ रहा है। तीसरी डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी वो ज़्यादा प्रोमिनेंट डेफिनेशन है जो बेसिकली डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को हर लिहाज से डिस्क्राइब कर रही होती है, और हम उसके कॉन्सेप्ट को अप्लाई क्यों करते हैं वो एप्लीकेशन भी हमें नज़र आ रही होती है। तो ज़रा पढ़िए, जो तीसरी डेफिनेशन लिखी हुई नज़र आ रही है वो क्या है? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी टू विच इट इज रेज्ड टू एक्सप्रेस द ड्राइव क्वांटिटी। अगर आप किसी फंडामेंटल क्वांटिटी की बुनियाद पर किसी डिराइव क्वांटिटी को जाहिर करना चाहते हैं तो फंडामेंटल क्वांटिटी की जो भी पावर होगी वो पावर बेसिकली क्या कहलाएगी? डायमेंशन। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की पावर यानी मास की क्या पावर आ रही है, लेंथ की पावर क्या आ रही है, या टाइम की कितनी पावर इस्तेमाल हो रही है किसी भी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी को जाहिर करने के लिए, तो वो जो पावर होगी ना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की, उसी को बेसिकली आप यहाँ पर क्या कहेंगे? डायमेंशन कहेंगे। डायमेंशन के लिहाज से मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो कनेक्शन होता है इस डायग्राम में शॉर्टली आपको दिखाया गया है, और वो हम इन डिटेल डिस्कस भी करेंगे। जैसे लेंथ के लिए आप कैपिटल एल यूज़ कर लेंगे। लेंथ को अगर आप टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो आप जानते हैं अब क्या बन जाती है? स्पीड। लेंथ को टाइम से डिवाइड करने का मतलब डिस्टेंस को टाइम से आपने डिवाइड किया तो फिर वो क्या बन जाएगी? स्पीड। स्पीड के लिए देखिए डायमेंशन आपको नजर आ रही है, स्पीड को आपने इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड टाइम यहां पर शो कर दिया। इसी तरीके से अगर स्पीड की कोई प्रॉपर या पर्टिकुलर डायरेक्शन हो तो उसी स्पीड को आप क्या कहते थे? वेलोसिटी। वेलोसिटी से फिर क्या बन जाता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को अगर मास के साथ मिला दिया जाए तो फिर क्या बन जाएगी? फोर्स। और फिर फोर्स का इंटरेक्शन किसके साथ है? फोर्स का लिंक किसके साथ है? टॉर्क। और इसके साथ साथ वर्क को भी हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, फिर एनर्जी। तो ये सारी की सारी जो चेन बन जाती है एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, और इन तमाम की तमाम फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर बुनियादी तौर पर क्या चीज आपको नजर आ रही है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। पावर देखिए, एनर्जी देखिए, वर्क देखिए, फोर्स देखिए, हर किसी के अंदर आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसी न किसी अंदाज में यहां इस्तेमाल हुई हुई नजर आ रही है। तो यही बेसिकली डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है। तो डायमेंशन के लिए आपको 3 बातें याद रखनी है कि डायमेंशन बेसिकली क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को मालूम करने का तरीकेकार, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज खास तौर पर मास, लेंथ और टाइम में डिस्क्राइब करने का तरीकेकार, या फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से जब हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटी की तरफ जा रहे होते हैं तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो जो पावर इस्तेमाल हो रही होती है वो पावर क्या कहलाती है? डायमेंशन। पढ़ने के लिहाज से ये एक इंतहाई मुश्किल कॉन्सेप्ट आपको लग रहा होगा, अब तक आपने इसको बहुत मुश्किल समझा होगा, लेकिन आप देखिए जब हम डायमेंशन मालूम करेंगे तो कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है। डायमेंशन मालूम करने के लिए कुछ बातें आपको बता रहा हूं, ध्यान में रखिए। डायमेंशन मालूम करने के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है फॉर्मूला। अगर आपसे कह दिया जाता है कि फला फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन या नेचर मालूम करें, तो जिस फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को मालूम करने के लिए कहा जाएगा उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यानी अगर फोर्स की नेचर मालूम कर रहे हैं तो फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वर्क की नेचर मालूम करना चाहते हैं तो वर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर आप डिस्प्लेसमेंट की नेचर मालूम करना चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज क्या होगी? फॉर्मूला। फॉर्मूले के अंदर जो भी फिजिकल क्वांटिटी मौजूद होगा अब आप उसका यूनिट लिख दें। यूनिट लिखना जरूरी नहीं है, इसको लिखे बगैर भी आप नेचर या डायमेंशन मालूम कर सकते हैं, लेकिन यूनिट अगर लिख दें तो ज्यादा बेहतर है, इस तरह यूनिट आपको मेमोराइज होता चला जाएगा। और फिर आखिर में हम क्या करते हैं?
जो भी यूनिट होता है उसके करस्पॉन्डिंग मास, लेंथ और टाइम का नोटेशन यूज करते हैं, और ये याद रखना है कि कैपिटल केस इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई है, फॉर्मूला। फॉर्मूले के बाद फिजिकल क्वांटिटी का प्रॉपर यूनिट, और यूनिट जिस फिजिकल क्वांटिटी का है उसका प्रॉपर नोटेशन विद कैपिटल केस। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, डायमेंशन। मालूम करने का तरीकेकार क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में अब हम उसी को समझेंगे। तो चलते हैं और मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन को मालूम करना सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको सवाल लिखा हुआ नजर आ रहा है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम। आपको क्या कह दिया गया है सवाल में, मोमेंटम की डायमेंशन मालूम करें। तो मोमेंटम की डायमेंशन मालूम करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम होता क्या है, और आपको मोमेंटम का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। रिकॉल कर लीजिए फिलहाल वही डेफिनेशन जो आप मैट्रिक क्लास में पढ़कर आए हैं। द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। किसी भी जिस्म की हरकत की मिकदार को आप क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। और मोमेंटम बेसिकली प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। लिहाजा पता ये चला कि मोमेंटम की डायमेंशन मालूम करने के लिए आप मास और वेलोसिटी का क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला जरा याद करें, फॉर्मूला यही होता है, P बराबर होता है mv। अब यहां देखिए m क्या चीज है, मास, और v क्या चीज है, स्पीड या वेलोसिटी। मास की जगह पर मास का यूनिट लिखेंगे, वेलोसिटी की जगह पर वेलोसिटी का यूनिट लिख देंगे। सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक देखें तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, वही लिख दिया, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी डायमेंशन मालूम करने के लिए, वो क्या बताया था, फॉर्मूला आपने लिख दिया, और फॉर्मूले के बाद आपने क्या लिख दिया अपनी आसानी के लिए, यूनिट। यूनिट के बाद अब आप क्या करेंगे, कन्वर्जन। कन्वर्जन किस तरह से करेंगे, आपने लिखा है किलोग्राम। किलोग्राम किसका यूनिट होता है, मास का। तो मास के लिए आप क्या लिखेंगे, कैपिटल एम। इसी तरीके से आगे देखिए, वेलोसिटी का आपने यूनिट लिखा मीटर पर सेकेंड। मीटर इन एक्चुअल लेंथ का यूनिट है, लेंथ के लिए क्या लिखेंगे आप, एल। और सेकेंड किसका यूनिट होता है, टाइम का, तो आपने टाइम लिख दिया। जब आपने मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा था तो इसमें यहां पर आपको मास जो फंडामेंटल क्वांटिटी वो तो नजर आ ही रहा था, लेकिन वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पर नजर नहीं आ रही थी। यूनिट आपने लिखा, डायमेंशनल एनालिसिस किया, तो आपको पता चला कि मोमेंटम के अंदर तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज शामिल हैं। कौन कौन सी, मास, लेंथ और टाइम। तो आपने मोमेंटम की नेचर मालूम कर ली। नेचर मालूम कर ली कि मोमेंटम के अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज शामिल हैं, मास, लेंथ और टाइम। आखिरी स्टेप यहां पर हम फॉलो करेंगे। आखिरी स्टेप कुछ ये है कि डायमेंशन मालूम करने के लिए आमतौर पर डिनोमिनेटर में फिजिकल क्वांटिटी नहीं छोड़ी जाती। यहां पर आपको टाइम डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है, इसको नीचे से ऊपर भेज दीजिए। अब ऊपर भेजने के लिए सिंपल सा मैथमेटिकल रूल है, वो क्या है, डिनोमिनेटर में देखिए तो टाइम की पावर क्या है, 1। जब आप डिनोमिनेटर से इसको न्यूमिनेटर बनाएंगे यानी नीचे से ऊपर भेजेंगे तो टाइम की पावर तो वही रहेगी, लेकिन साइन तब्दील हो जाएगा। टाइम की पावर नीचे क्या है, +1, ऊपर लेकर जाएंगे पावर क्या हो जाएगी, -1। तो हम यहाँ पर टाइम को नीचे से ऊपर भेज देते हैं। अब मोमेंटम की डायमेंशन हो गई mL-t-1। यहां देखिए तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की पावर आपको नजर आ रही है। मास की पावर क्या है, 1, लेंथ की पावर क्या है, 1, और टाइम की पावर क्या, -1। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की पावर जो डिराइव क्वांटिटी यानी मोमेंटम को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल हुई, इस कॉन्सेप्ट को भी आप क्या कहेंगे, डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को मालूम करना, या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस कर देना, या किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की पावर जो डिराइव क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल हो, इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को आप क्या कहेंगे, डायमेंशन। तो उम्मीद है पिछली स्लाइड में जो 3 डेफिनेशन आपने समझी थी वो यहां पर क्लियर हो गई होंगी, और डायमेंशन मालूम करने का तरीकेकार भी आपको यकीनन आसान लगा होगा। सबसे पहले स्टेप पे हमने क्या किया, फॉर्मूला लिखा। दूसरे स्टेप पे हमने क्या किया, सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक यूनिट लिखा। और तीसरे स्टेप में फंडामेंटल क्वांटिटीज के नोटेशन को जाहिर किया इसके कैपिटल केस के साथ, ठीक है ना। और फिर ये कॉन्सेप्ट क्या बन गया, डायमेंशन। तो मोमेंटम की डायमेंशन क्या हो गई, mL-t-1 या फिर mL-t इनवर्स। आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब फोर्स की डायमेंशन किस तरह से मालूम की जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। फोर्स की डायमेंशन अब हम मालूम करेंगे। फोर्स क्या है, जब आप किसी भी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई करते हैं उसको मूव करवाने के लिए या उसकी हरकत को ख़त्म करने के लिए,
तो वहां क्या पैदा हो जाता है, एक्सीलरेशन। बाय न्यूटन सेकंड लॉ क्या पैदा हो जाता है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन और मास के प्रोडक्ट को आप क्या कहते हैं, फोर्स। ये तो हो गया फॉर्मूला। आप यहां पर देखें डेफिनेशन आपको लिखी हुई नजर आएगी फोर्स की। ये वही डेफिनेशन है जो आप छोटी क्लास में पढ़कर आए फोर्स के हवाले से। क्या लिखा हुआ है, it is the external agent which changes or tends to change the state of motion or rest of an object। किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट की हालत को या किसी भी ऑब्जेक्ट की हरकत की हालत को चेंज करने के लिए जो भी एक्सटर्नल एजेंट आप अप्लाई करते हैं वो एजेंट क्या बन जाता है, फोर्स। और ये बेसिकली मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक। तो लिख देते हैं फॉर्मूला, F किसके बराबर हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। सबसे पहला स्टेप आपने क्या लिख दिया, फॉर्मूला। दूसरे स्टेप पे आप क्या करेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज जो भी आपको यहां नजर आ रहे हैं फॉर्मूले में, उनका सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक यूनिट लिख दीजिए। यूनिट लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन लिखने से क्या होगा, यूनिट मेमोराइज होता चलाएगा। तो मास का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, वो लिख दिया। एक्सीलरेशन का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो लिख दिया। अब आपने सिर्फ क्या करना है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के नोटेशन में इसको एक्सप्रेस कर देना है। किलोग्राम के लिए क्या यूज करेंगे, कैपिटल एम। किलोग्राम मास का यूनिट है, मास के लिए कैपिटल एम। मीटर इन एक्चुअल लेंथ का यूनिट है फंडामेंटली, तो क्या लिख दिया, कैपिटल एल। और सेकंड किसका यूनिट होता है, टाइम का, तो क्या लिख दिया, कैपिटल टी। सेकंड पर स्क्वायर था तो टी पर स्क्वायर लगा दिया। आखिरी स्टेप क्या है कि डिनोमिनेटर में फिजिकल क्वांटिटी नहीं छोड़ी यदि इसको न्यूमरेटर बना देंगे। नीचे टी की पावर +2 यानी पॉजिटिव स्क्वायर की सूरत में नजर आ रही है ये टर्म, ठीक है ना। इसको नीचे से ऊपर भेज दीजिए। जब टाइम को स्क्वायर के साथ नीचे से ऊपर भेजेंगे तो ऊपर जाकर टाइम की पावर क्या हो जाएगी, -2। तो अब देखिए यहां पर जो फोर्स की डायमेंशन नजर आ रही है वो क्या है, mlt-2 या फिर mlt इनवर्स स्क्वायर। जरा इसका कंपेयर करें फोर्स की डायमेंशन को मोमेंटम के साथ। मास को देखें तो ऐसा लग रहा है कि दोनों की नेचर सेम है। लेंथ को देखें तो वाकई ऐसा लग रहा है कि दोनों की नेचर सेम है। लेकिन जब टाइम को देखते हैं तो पता चलता है कि नहीं, दोनों की नेचर सेम नहीं है, दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं। लिहाजा जरूरत पड़ने पर कभी भी फोर्स की जगह पर मोमेंटम या मोमेंटम की जगह पर फोर्स को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों की नेचर अलग है। और ये अलग नेचर कौन डिस्क्राइब कर रहा है, टाइम की पावर। तो यहां पर भी तीनों डेफिनेशन अप्लाई हो रही हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को मालूम करना, या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के तौर पर एक्सप्रेस करना, या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की पावर जो डिराइव क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल हो, वो कॉन्सेप्ट क्या बन जाता है, डायमेंशन। तो यहां आप पावर देखें तो पता चल रहा है कि दोनों की नेचर अलग है। फोर्स की जगह पर मोमेंटम या मोमेंटम की जगह पर फोर्स को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यही वजह है कि दोनों का यूनिट भी अलग अलग है। आगे चलते हैं, मजीद कुछ फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ वर्क। वर्क की डायमेंशन मालूम करें। अब वर्क की डायमेंशन मालूम करने के लिए वर्क को रिकॉल करें तो आप जानते हैं वर्क बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को कहा जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं मैथमेटिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और वैसे डेफिनेशन क्या है, जब आप किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने के नतीजे में उसके अंदर हरकत पैदा हो जाए या वो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करें, तो ये कॉन्सेप्ट क्या बन जाता है, वर्क। तो फॉर्मूला क्या बन गया वर्क का, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहला स्टेप आपने मुकम्मल किया, फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूले के अंदर अगर फॉर्मूला लिखना मुमकिन है तो मजीद सिंप्लीफाई कीजिए, फॉर्मूला लिखिए। अब आप देखें तो यहां पर वर्क के फॉर्मूले में फोर्स लिखी हुई नजर आ रही है। फोर्स का फॉर्मूला लिखना मुमकिन है तो यहां पर आपने फोर्स को सिंप्लीफाई किया और उसकी जगह पर क्या पुट कर दिया, ma। अब W बराबर हो गया ma मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट यानी कि s। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई वर्क के फॉर्मूले की। अगला स्टेप क्या होगा, फॉर्मूला लिखने के बाद अगला स्टेप मैंने क्या बताया, यूनिट लिख दें, ज्यादा बेहतर है। तो सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक यहां पर भी हम यूनिट लिखेंगे। मास का यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो गया, मीटर। सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक यूनिट लिख दिया। और फिर आखिर में क्या करेंगे, आखिर में अब आप डायमेंशनली इनको एनालाइज करेंगे। तो किलोग्राम चूंकि मास का यूनिट है, क्या लिख दिया उसकी जगह पर, कैपिटल एम। मीटर लेंथ का यूनिट है फंडामेंटली, क्या लिख दिया उसकी जगह पर, एल।
आगे ब्रैकेट में एक और मीटर था, वहां पर भी एल लिखा ब्रैकेट में, और नीचे डिनोमिनेटर में देखिए सेकंड लिखा हुआ था जो कि टाइम का यूनिट है, तो टी लिख दिया, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया। एल को एल से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, टी स्क्वायर। आखिरी स्टेप क्या बताया है कि डिनोमिनेटर में कोई फिजिकल क्वांटिटी आप नहीं छोड़ेंगे, उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दीजिए। टाइम की पावर नीचे +2 है, जब न्यूमरेटर में बनाएंगे इसको तो टाइम की पावर क्या हो जाएगी, -2। इस तरह से देखिए तो वर्क की डायमेंशन जो अब आपको बनी हुई नजर आ रही है वो क्या है, एम एल स्क्वायर टी -2 या एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर। तो यहां पर भी आपने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की सूरत में वर्क को जाहिर कर दिया। ये कॉन्सेप्ट क्या बन गया, डायमेंशन। आगे एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर कंपेयर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन मालूम करनी है। पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन मालूम करने के लिए रिकॉल कर लीजिए पोटेंशियल एनर्जी को। आप जानते हैं कि ये वो एनर्जी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाती है जब आप उस ऑब्जेक्ट को किसी मखसूस पोजीशन पर रखते हैं। और अगर ग्रेविटी के लिहाज से देखा जाए तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसका फॉर्मूला यकीनन आपको याद आ रहा होगा, मैट्रिक में आप पढ़ कर आए mgh। तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड में रहते हुए किसी मखसूस पोजीशन पे रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी एनर्जी स्टोर हो जाती है वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी, mgh इसका फॉर्मूला आ गया। तो सबसे पहले आपने क्या लिख दिया, फॉर्मूला। अब फॉर्मूले के अंदर जो जो फिजिकल क्वांटिटी शामिल हैं, अगले स्टेप में उनका सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक यूनिट लिख दीजिए। तो मास का यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम, आपने किलोग्राम लिख दिया। जी जो कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये एक्सीलरेशन ही है लिहाजा यूनिट वही लिख दिया, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हाइट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज हाइट। अब चाहे वर्टिकल डिस्टेंस हो या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो, 2 पॉइंट के दरमियान, होता बेसिकली वो क्या है, लेंथ। तो जो लेंथ का यूनिट होगा वही किसका यूनिट होगा, हाइट का। इसीलिए हाइट की जगह पर हमने क्या यूज किया, लेंथ का यूनिट, और वो क्या होता है, मीटर। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज के तौर पर इनको एक्सप्रेस कर देते हैं। किलोग्राम मास का यूनिट है, मास के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल एम। मीटर फंडामेंटली लेंथ का यूनिट है, जहां जहां मीटर लिखा हुआ है वहां वहां आपने क्या लिख दिया, एल। और सेकंड किसका यूनिट होता है, टाइम का, तो टी लिखा, स्क्वायर पहले से मौजूदा स्क्वायर लगा दिया। अगेन दोनों एल न्यूमेरेटर में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। एल को एल से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एम एल स्क्वायर हो जाएगा, और जब टी स्क्वायर को नीचे से ऊपर भेजेंगे तो टी की पावर क्या हो जाएगी, चेंज, साइन उसका चेंज हो जाएगा। तो यहां देखिए टी की पावर हो गई -2, टी इनवर्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन। जरा इसको कंपेयर करें वर्क से, क्या दोनों की नेचर सेम है। मास को देखें, लग रहा है कि नेचर सेम है। लेंथ को देखें तो यकीन आ रहा है कि वाकई में सेम है। टाइम को देखें तो मुकम्मल तौर पर कंफर्म हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी और वर्क दोनों की नेचर क्या है, सेम। तो एनर्जी और वर्क दोनों की दोनों क्या है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज। यही तो वजह है एनर्जी को हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क या कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की एबिलिटी, काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं, एनर्जी। एनर्जी की डेफिनेशन में काम का कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों की नेचर क्या है, सेम। ये कैसे पता चला, डायमेंशन से पता चला। कोई ये नहीं कहता कि फोर्स लगाने की सलाहियत एनर्जी कहलाती है। एनर्जी को हम यूं नहीं डिस्क्राइब करते कि मोमेंटम बढ़ाने या मोमेंटम को कम करने की सलाहियत एनर्जी कहलाती है, बल्कि एनर्जी को डिफाइन किस तरह से करते हैं, काम करने की सलाहियत, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग एनी वर्क। वजह क्या है, क्योंकि दोनों की नेचर सेम है, यही वजह है कि दोनों का यूनिट भी क्या होता है, सेम। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से क्या मुराद होती है, और फिजिकल क्वांटिटी जो आपके पास होती हैं उनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, और फिर डायमेंशन हम कैसे मालूम कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में मजीद कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन मालूम करेंगे। जब तक आप इन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन को मालूम करने की प्रैक्टिस करें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में भी सवाल के तौर पर आता रहा है, और सेक्शन बी में भी मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन को मालूम करने के लिए कहा जाता रहा है। इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और इसके साथ साथ आज के लेक्चर में हमने शुरू में 2 ब्रांचेस भी स्टडी किए फिजिक्स की, एक को हमने कहा था पार्टिकल फिजिक्स, एक को हमने कहा था प्लाज्मा फिजिक्स, उनको भी स्टडी करें।
किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके जहन में विदाउट फीलिंग एनी हेजिटेशन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।